शादी की पहली रात दिल में नई नई उमंगें और बेताबियां अपनी चरम सीमा पर होती हैं। उस पर अगर पत्नी मनपसंद हो तो दिल की बेकरारियों को कहाँ चैन आता है। मुझे जितनी भूमिका के पास जाने की जल्दी थी उतना ही मेरे दोस्त मुझे घेरे बैठे थे। मेरा दिल अपनी खूबसूरत सी पत्नी के पास जाने के लिए मचल रहा था, लेकिन मेरे दोस्त थे कि मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। रात के 1:30 बजे उन्होंने मेरी जान छोड़ी थी। मैं अपने कमरे के पास पहुंचकर एकदम से रुक गया था। मेरे चेहरे पर मुस्कान खुद ब खुद सज गई थी। भूमिका से आज कहने को मेरे पास हज़ारों बातें थीं। जब से उसे अपने दोस्त की शादी में एक नज़र देखा था, मैं तो तब से ही उसका दीवाना बन बैठा था। मेरी माँ को भी भूमिका बहुत पसंद आई थी और रिश्ता भी आनन-फानन तय हुआ था और आज वो हसीन परी दुल्हन के रूप में मेरे कमरे में मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने बहुत कुछ सोच रखा था कि कैसे मैं भूमिका से इज़हारे मोहब्बत करूँगा, उसे बताऊँगा कि तुम्हें पहली बार देखकर कैसे मेरी नींद उड़ गई थी। मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, दिल की धड़कनों का शोर सीने में बहुत तेज़ था। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने बेड पर बैठी थी। वो कमरे में फैली गुलाबों की खुशबू ने मेरे अंदर के जज़्बात को अपनी खुशबू से महकाया था। मैंने गहरी सांस खींचकर गुलाबों की खुशबू अपने अंदर तक समेट ली थी। मैंने अपनी शेरवानी का कोट उतारा और भूमिका के सामने जाकर बैठ गया। वो कुछ सिमट कर पीछे हट गई थी। मेरी बेताब नज़रों ने भूमिका के हसीन रूप को देखा तो अपनी खुशनसीबी पर घमंड सा हो गया। वो गर्दन झुकाए बैठी थी। अजीब बात ये थी कि वो बिल्कुल चुप बैठी थी। शायद ये मौका ही कुछ ऐसा था। मैं लड़का होकर घबरा रहा था तो वो फिर तो लड़की थी। लेकिन मेरे दिल को जिस चीज़ ने बेचैन सा किया था वो बात ये थी कि भूमिका के चेहरे पर वो दिल फरेब मुस्कान गायब थी जो दुल्हनों के चेहरे पर सजी होती है। जिस कदर मेरा दिल बेताब था, कुछ ऐसे ही जज्बात की उम्मीद मैं भूमिका से भी रखता था कि वो मुझसे बहुत कुछ सुनने के लिए बेकरार नजर आएगी, लेकिन वो तो बैठी आंसू बहा रही थी। मेरे दिल को ये देखकर एक धक्का सा लगा था। फिर मैं समझा कि शायद अपने घर वालों से बिछड़ जाने का गम है। मैंने बड़ी नरमी से उसका हाथ पकड़ा, लेकिन मेरी हैरत की हद न रही जब भूमिका ने एक झटके से मेरा हाथ पीछे किया था और बिदक कर पीछे हटी थी। ये एक अजीब सी हरकत थी। वो मुझसे दूर यूं डर रही थी, जाने मैं उसको क्या कर दूंगा। भूमिका मुझसे कहने लगी, प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ। वो बुरी तरह से डरी सहमी हुई सी थी, बदहवास सी थी। ये सुनकर तो मैंने उसे हैरत से देखा था और देखता का देखता रह गया। इस रात को लेकर जितने अरमान मेरे सीने में उफान मार रहे थे, ऐसे ही कुछ हसीन जज्बातों की उम्मीद मैं अपनी पत्नी से भी रखता था, लेकिन उसका जो रिएक्शन था वो बहुत ही उल्टा था। फिर मुझे लगा शायद वो इस नए रिश्ते से घबरा रही है। अक्सर लड़कियां ऐसे मौके पर कुछ घबरा ही जाती हैं। मैंने खुद को संभाला और बहुत ही नरम शब्दों में बात शुरू की। मैंने कहा, भूमिका, तुम मेरी पत्नी हो और पति पत्नी तो एक दूसरे के वस्त्र होते हैं। ये एक नेचुरल सा रिश्ता है। हर लड़की और हर लड़के की ज़िंदगी में ये पल ज़रूर आते हैं और ये पल तो ज़िंदगी भर याद रखे जाते हैं। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम शायद कुछ परेशान हो, वो तो हर लड़की ही कुछ ना कुछ होती है। लेकिन मेरे बारे में भी तो सोचो। आज की रात के हवाले से मैंने क्या कुछ नहीं सोचा है। तुम्हें पहली बार देख कर तो, और इससे पहले कि मैं उसके हुस्न की और तारीफ करता, अपने जज्बात का इजहार करता, सामने बैठी मेरी दुल्हन का व्यवहार एकदम से बहुत ही सख्त हो गया था। मैं अपनी बात एकदम ही बीच में छोड़कर खामोश हो गया। भूमिका बहुत ही तेज शब्दों में कहने लगी, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। बस आप खामोश हो जाएं और मुझसे दूर रहें। अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं ज़ोर-ज़ोर से रोने लगूंगी। मुझे उसकी इस हरकत पर भी हैरत हुई थी। भूमिका एकदम बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी। एक तरफ मेरा दिल था कि जिसकी बेताबियाँ का ये हाल था कि किसी पल चैन नहीं था, और दूसरी तरफ भूमिका थी जो कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। मैंने कहा, भूमिका, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आज की रात हमारी शादी की पहली रात है। इस रात के हवाले से लड़का लड़की ना जाने कितने सपने सजाते हैं, और तुम हो कि कोई भी बात करने के मूड में नहीं हो। आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, और आज की रात तो मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। भूमिका, मेरी बात तो सुनो। फिर मैंने जेब से मुंह दिखाई की अंगूठी निकाली और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा, हमारे बीच हर बात जायज़ है, इसलिए मेरे जज्बात का इम्तिहान मत लो। मेरे अंदर उमड़ते जज्बातों को कहाँ चैन था कि मेरे सामने मेरी महबूब खूबसूरत पत्नी दुल्हन बनी बैठी थी, और कैसे मुमकिन था कि मैं अपना हक इस्तेमाल ना करता। पिछले 3 महीने से मैंने इसी पल का तो इंतज़ार किया था, लेकिन ये क्या? वो तो बेड से उतरकर खड़ी हो गई और कहने लगी, अगर आपने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं कमरे से बाहर चली जाऊंगी। और ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। बाहर हमारे रिश्तेदार मौजूद थे। अगर भूमिका बाहर चली जाती तो एक तमाशा सा लग जाता। मुझे अब उसकी अक्ल पर शक होने लगा था। मैंने कहा, तुम होश में तो हो? मेरे बात करने का अंदाज अब थोड़ा सख्त हो गया था। वो क्या बेवकूफ़ थी जो ऐसी बातें कर रही थी, लेकिन अगले ही पल वो मोटे मोटे आंसू गिराने लगी। भूमिका को इस तरह रोते देखकर मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गया, और फिर हालात की नज़ाकत को देखते हुए मैंने खुद को समझाया। मैंने सोचा शायद वो घबरा रही है।
मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन बाहर मत जाओ। वो फ़ौरन वॉशरूम में चली गई और मैं बस उसे बेबसी से देखता रहा। क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने, लेकिन भूमिका के व्यवहार ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो कपड़े बदल कर बेड पर आकर लेट गई, लेकिन चेहरे की हवाइयाँ अभी भी उड़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत डरी हुई है। मैंने भी अपना नाइट सूट पहना और बेड के दूसरी तरफ लेट गया, लेकिन नींद तो जैसे मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैंने फिर से एक बार अपनी सी कोशिश की और भूमिका से बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो तो मेरे बात करते ही गुस्से से बिगड़ जाती थी। जैसे ही मैं उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता, उसके चेहरे पर ऐसे ही बदहवासी छा जाती जैसे मैं उसकी जान ले लूँगा, और फिर डरे हुए शब्दों में कहती कि नहीं, मेरे पास मत आना। वो मुझसे यूं घबरा रही थी जैसे मैं कोई गैर हूँ। खैर, मुझे ही हार माननी पड़ी। सोने के इरादे से मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन दिल कमबख्त को आज चैन नहीं था। एक बार फिर मैंने आंखें खोलकर भूमिका के हसीन चेहरे को देखना चाहा, लेकिन जो कुछ मैंने बिस्तर पर देखा, मेरे होश उड़ गए थे वहाँ तो। और ये देख कर तो मेरे होश उड़ गए। मैं बदहवासी से चीखता हुआ कमरे से निकला था। आखिर हुआ क्या था उसे? जब मैंने अपनी माँ को बताया तो मेरी माँ कमरे में आई, और मेरी पत्नी भूमिका को देखकर तो मेरी माँ खुद बहुत परेशान सी होने लगी। फटाफट से हम भूमिका को अस्पताल लेकर गए। वहाँ जाकर जो खबर मुझे सुनने को मिली, मेरी आत्मा काँप गई थी। डॉक्टर ने मुझे दो ऐसी भयानक खबरें सुनाई थीं कि मेरा दिल दहल कर रह गया था। मेरे ससुराल वाले मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते थे? मैं तो यूं था कि काटो तो खून न निकले। मेरी माँ की हालत भी मुझसे अलग न थी। हालांकि मेरी माँ को तो भूमिका के बारे में एक ही सच पता था। मैंने डॉक्टर से सख्ती से मना कर दिया था भूमिका को एक ऐसी सच्चाई बताने से कि जिसे मेरा दिल किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। घर में सब भूमिका की हालत देख चुके थे। हमारे घर जाते ही सारे परिवार वालों ने सवाल करना शुरू कर देने थे। मेरी माँ कहने लगी, इसके घर वालों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। इतनी बड़ी बात उन्होंने हमसे कैसे छुपाई? मैं तो इस लड़की को अब एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी, और तुम अभी के अभी से तलाक दो। मैं गुमसुम सा अपनी माँ की शक्ल देख रहा था। दिल तो मेरा भी अपनी पत्नी से उठ चुका था। बात ही कुछ ऐसी थी, 3 महीने पहले मैंने भूमिका को अपनी दोस्त की शादी पर देखा था, और अपना दिल उस पर हार बैठा था। इस 3 महीने के अरसे में मेरी आंखों ने सिर्फ भूमिका के ही सपने सजाए थे। अजीब बात यह थी कि रिश्ता पक्का होते ही जब भी मेरी माँ भूमिका के पास बैठकर बातें करना चाहती, तो भूमिका को ज़्यादा देर उसके घर वाले मेरी माँ के पास बैठने ही नहीं देते थे। वो कुछ मिनट तक मेरी माँ के सामने बैठती थी तो चुपचाप ही रहती थी, शायद इसलिए कि हम पर ये राज शादी से पहले ना खुल जाए। कैसा धोखा दिया था उसके घर वालों ने हमें। मुझे याद आने लगा कि जब मैंने उसे शादी के फंक्शन पर देखा था, तब भी वो खामोशी थी, और जो खबर मैंने अब सुनी थी, मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। इतनी बड़ी बात समझने से बिल्कुल परे था। ऐसा लग रहा था मेरे दिमाग पर हथौड़े से बरस रहे हैं, और उस पर मेरी माँ ने तरह तरह की बातें करके मेरा सर चकरा के रख दिया था। दिल तो मेरा भी बहुत बुरा हो चुका था, लेकिन खैर, मैंने इस हद तक भी अभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा। मैंने कहा, पहले ही मेरे रिश्तेदारों के सामने खूब तमाशा बन चुका है, इसलिए फ़िलहाल तो आप चुप ही रहिएगा। मेरी बात सुनकर मेरी माँ तो हत्ते ही से उखड़ गई थी। गुस्से से कहने लगी कि मैं इस लड़की को एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसके घर वालों ने हमसे सच छुपाया है। इस लड़की को होश आ जाए तो सीधा इसे इसके मायके लेकर जाएंगे, और तुम इसके घर वालों से साफ कह देना कि मैं तुम्हारी लड़की को अब अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तुम उसे तलाक दोगे, बस मेरा यही फैसला है। ऐसी लड़की के साथ मेरा हट्टा कट्टा जवान बेटा क्यों रहे? मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। दिल में तो मेरे अंदर भी तूफान सा भरा हुआ था कि इतनी बड़ी बात भूमिका के घर वालों ने हमसे आखिर छुपाई क्यों थी। जो सच मैं भूमिका के बारे में जान चुका था, मुमकिन ही नहीं था कि मैं ऐसी लड़की के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाता, क्योंकि भूमिका तो खैर 2 घंटे बाद भूमिका को होश आया था। हम उसे लेकर सीधा उसके माँ बाप के घर पहुंचे तो एक नई आजमाइश मेरे सामने खड़ी थी। उसके पापा को दिल का दौरा पड़ा था। भूमिका के भाई उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे थे। अब ऐसे समय में हम भला क्या बात करते। भूमिका भी अपने पापा को देखकर रोने लगी थी, लेकिन मेरी माँ बात करने पर अड़ी हुई थी। मैंने अपनी माँ को हैरत से देखा। मैंने कहा, माँ, आपको क्या हो गया है? अंकल किस हाल में है, आपको नज़र नहीं आता? ये मौका ऐसी बातें करने का नहीं है। मैंने गुस्से से अपनी माँ को रोक दिया था। मेरी माँ मेरा गुस्सा देकर चुप तो हो गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर नागवारी सजी हुई थी। भूमिका को मैं उसकी माँ के पास छोड़कर वापस लौट आया था। तमाम रिश्तेदारों की बोलती जुबानों को मेरी माँ ने तलाक की खबर सुनाकर चुप करवा दिया था। फिर वो लोग भी हमारे घर से चले गए थे। मैं अपना सिर पकड़े बैठा हुआ था। क्या सोचा था और क्या हो गया था? फिलहाल तो मैंने खामोश रहना ही बेहतर समझा था, लेकिन जब भी मैं अपने ऑफिस से घर आता, मेरी माँ मुझसे कहती कि तलाक के पेपर बनवाओ और मुंह पर मारो उन लोगों के जिन्होंने हमारे लाखों का खर्चा करवा दिया और तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं इस बात पर खामोश हो जाता। कुछ दिन बाद भूमिका के भाई की कॉल आई कि उनके पापा ठीक हैं अब, इसलिए आप भूमिका को वापस अपने साथ ले जाएं। मेरी माँ मेरे साथ उनके घर गई थी। उनकी माँ और भाइयों ने जब भूमिका के सच के बारे में पूछा,
गया तो उन लोगों की तो रंगत ही बदल गई थी। वो कहने लगे, हमें इस बात की जानकारी नहीं है। मेरी माँ कहने लगी, आप लोगों ने हमें धोखे में रखा है। और जब भूमिका की माँ को लगा कि अब सच्चाई छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं, तो वो रोते हुए कहने लगी, हमारी इकलौती बेटी है भूमिका। भूमिका के पापा की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती। हम चाहते तो नहीं थे कि भूमिका की शादी करते, लेकिन मेरी और मेरे पति के बाद भूमिका का इस घर में कोई नहीं है। उसकी भाभियाँ उसके साथ जुल्म करती हैं। मेरी बच्ची का क्या होता? हमने उसे डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने हमें उम्मीद दिलाई थी कि शादी के बाद भूमिका ठीक हो सकती है। हम लोग अगर शादी से पहले आपको ये बात बता देते तो आप भूमिका से शादी नहीं करते, इसलिए हमने आप लोगों को धोखे में रख कर ये शादी की थी। हमने सोचा था शादी के बाद भूमिका धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाएगी, लेकिन भूमिका की माँ मेरी माँ के सामने हाथ जोड़ने लगी कि अगर आपने हमारी बेटी को छोड़ दिया तो मेरा पति ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरी माँ तो उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी, लेकिन मैंने उन्हें तसल्ली दी कि आप परेशान ना हो, हम भी ये नहीं चाहते कि अंकल को कुछ हो। वो मुझसे विनती करने लगी कि भूमिका को अपने साथ अपने घर ले जाओ। अपनी सास के जुड़े हुए हाथ देखकर मैं मजबूर हो गया और भूमिका को अपने साथ वापस ले आया। सब मेहमान तो वापस जा ही चुके थे, मैं और मेरी माँ ही घर पर रह गए थे। मैंने अपनी माँ से कहा कि अभी आप खामोश रह जाएं, मैं अभी कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं हूँ। शादी की रात जब मैंने उस भूमिका को देखा था तो ना जाने क्यों उसकी रंगत पीली पड़ने लगी थी। उसकी हालत ख़राब सी होने लगी थी। मैं तो सब कुछ भूल भाल कर भूमिका की बदलती रंगत देखकर परेशान हो उठा था। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे, उसके हाथ पांव टेढ़े होने लगे थे। और जब हम उसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया, ये लड़की दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, इसे दौरे पड़ते हैं, इसका दिमाग कम उम्र बच्चों जैसा है। भूमिका 21 साल की थी, लेकिन उसकी अकल 8 साल की बच्चों जैसी थी। ये बात उसके घर वालों ने हमसे छुपाई थी, लेकिन अब भूमिका का एक और सच भी था जिसने मेरे होशो हवास छीन लिए थे, और यही सच मैंने डॉक्टर से अपनी माँ को बताने से मना कर दिया था। दूसरी बात जो मुझे डॉक्टरों से पता चली थी, और उस बात से उसके घर वाले भी अनजान थे। भूमिका के पापा की बिगड़ती हालत को देखते हुए मैं भूमिका को वापस तो ले आया था, लेकिन जिस हकीकत को मैं जान चुका था तो अब मैं उसके करीब ही नहीं जाना चाहता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि शादी से पहले भूमिका इतना बड़ा खेल खेल सकती है। भूमिका मुझे देखकर डरी डरी सी रहती थी। जब से मैं भूमिका को उसके मायके से लेकर आया था, भूमिका मेरी माँ के कमरे में सोया करती थी। मेरा खुद मन नहीं करता था कि भूमिका मेरे साथ मेरे बेड पर लेटे। मैं तो ये जानता था कि मेरी माँ का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं है, लेकिन वो कैसा व्यवहार दिन भर उसके साथ करती थी, उसका अंदाज़ा मुझे उस समय हुआ जब मैं ऑफिस के समय से कुछ पहले घर आ गया था। वो ना समझ मासूम छोटी बच्ची की तरह अपनी गुड़िया से खेल रही थी। मैं जैसे ही कमरे में आता तो उसकी रंगत पीली पड़ जाती थी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा डरती थी, इसलिए मैं कोशिश यही करता था कि जहाँ वो होती मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाता था। भूमिका मेरी माँ के साथ ही सोती थी। मुझे बस उसके पापा के सेहतमंद होने का इंतज़ार था। जैसे ही उनकी तबीयत थोड़ी ठीक होती मैं भूमिका को तलाक देकर उसे उसके घर भेज देता, क्योंकि मैं एक मर्द था इसलिए कभी भी एक ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था जिसका दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा हो। लेकिन जब मैं उस दिन ऑफिस से घर लौटा तो घर में दाखिल होते ही जो मैंने देखा, मुझे अपनी माँ पर अफसोस हुआ था। वो भूमिका को बुरी तरह मार रही थी, कह रही थी कि एक काम भी ढंग से नहीं होता तुमसे, हर समय बस अपनी गुड़िया से खेलने में लगी रहती है, मेरा सारा खाना जला दिया तूने। ये कहकर उन्होंने एक और थप्पड़ भूमिका के मुंह पर मारा था और उसकी गुड़िया उससे छीन ली थी। वो बच्चों की तरह रोने लगी थी। मैं देखकर परेशान हो गया था और भूमिका रो रही थी, होठ के पास से खून भी बह रहा था। मैं उसके करीब पहुंच गया। मम्मी से मैंने भूमिका को पीछे किया। वो डर के मारे मेरे साथ लग गई थी। मैंने हैरानी से अपनी माँ को देखा। मुझे अपनी माँ के रवैये पर बहुत ही अफसोस हुआ था। मुझे अचानक से देखकर मेरी माँ कुछ गड़बड़ा सी गई थी। मैंने कहा, मुझे आपसे इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। मम्मी, आप जानती भी हैं उसकी दिमागी हालत को। उसे कहाँ समझ है कि किचन के काम कैसे किए जाते हैं। आइंदा इस पर हाथ मत उठाइएगा। ये कहकर मैं भूमिका को अपने साथ अपने कमरे में ले आया, उसे बेड पर बिठाया। वो रो रही थी। मैंने कॉटन से उसके होठों को जख्म से बहते हुए खून को साफ किया। वो अपनी गुड़िया को सीने से लगाए रोते हुए उससे पूछ रही थी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक तो हो ना। उसे अपनी तकलीफ की परवाह नहीं थी। कितनी मासूम लग रही थी भूमिका। उसे तो बस अपनी गुड़िया की चिंता थी। मेरा ज़रा सा ध्यान पाकर उसका वो डर दूर हो गया था जो मुझे देखकर उस पर सवार हो जाता था। रात को जब मैंने उससे कहा कि वो मम्मी के पास जाकर सो जाए तो वो कहने लगी, मुझे आप इसी कमरे में रहने दें। वो मुझे ज़मीन पर सुलाती हैं, मुझे ठंड लगती है। वो मुझे ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं देती, मुझे बहुत ठंड लगती है। ये सुनकर मुझे भूमिका पर तरस आने लगा और अपनी माँ पर गुस्सा आने लगा। उसके साथ जो कुछ हुआ था उसमें मैं भी कहीं ना कहीं दोषी ज़रूर था। मैंने उसे बेड पर लेटाया और ख़ुद ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर लेट गया। वो मुझे हैरत से देख रही थी।
अब मैं उसका ख्याल रखने लगा था। जब भी ऑफिस से घर आता उसके लिए बहुत सारी टॉफ़ी चॉकलेट लेकर आता था। वो बच्चों की तरह खुश होती थी। अब तो मुझसे बातें भी करने लगी थी। मेरे दिल में बार बार भूमिका के उस घिनौने सच को लेकर अजीब से ख्यालात आते रहते थे। वो सच जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया था, लेकिन मैं जानना चाहता था, वो सच की तह तक पहुंचना चाहता था। जब भी मैं भूमिका का चेहरा देखता तो मेरे दिल में मेरे बस में न रहता। भूमिका से जो पहली नज़र की मोहब्बत थी वो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। हालांकि मैंने सोच लिया था, जैसे ही भूमिका के पापा ठीक होंगे मैं उसे अपने अपने पास अपने घर में नहीं रखूंगा। मैं उसे तलाक देकर उसे उसके घर भेज दूंगा। मैं भला ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकता था? लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए मेरा साथ नहीं दे रहा था। मेरे दिल के किसी कोने में भूमिका के लिए मोहब्बत अब भी दबी हुई थी। इसलिए एक बार मैंने उसे अपने पास बिठा लिया और उससे उस हादसे के बारे में पूछने लगा, जिस हादसे ने मेरे दिल में क़यामत मचा रखी थी। पहले पहले तो वो मुझे बताने से हिचकिचाने लगी। मैंने कहा, भूमिका, मैं तुम्हें 2 चॉकलेट लाकर दूंगा। मुझे बताओ कौन था जिसने तुम्हारे साथ इतनी घटिया हरकत की थी? ये सुनकर उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी थी। हाथ में पकड़ी टॉफ़ियाँ उसने वहीं सोफे पर फेंकी और कमरे से बाहर चली गई। लेकिन एक बार जब मैं कमरे में आया तो वो रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, मुझे उससे डर लगता है। मुझे लगता है वो फिर से आ जाएगा। और उस दिन वो मुझे खुद ही बताने लगी कि मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते थे जो मुझे चीज़ों का लालच देकर छत पर बुलाते थे, और फिर एक दिन उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। भूमिका कहने लगी, उसने मेरे मुंह पर रुमाल ठूस बांध दिया था, मेरे हाथ पाँव भी बांध दिए थे। मुझे उससे डर लगता है, बहुत डर लगता है। वो कहता था कि किसी को बताया तो मैं तुम्हारे पास फिर से आऊँगा और तुम्हारे साथ हाथ पैर फिर से बांधूंगा और फिर से तुम्हें इतनी ही तकलीफ दूंगा। मुझे उस दिन बहुत दर्द हुआ था। ये कहकर भूमिका सिसक सिसक कर रोने लगी और मेरे सीने में सर छुपा लिया। भूमिका की ये दर्द भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। वो मासूम सी बच्ची थी जिसका दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह था। कैसे कोई दरिंदा उसके साथ ये जुल्म कर सकता है? शायद उस आदमी के सीने में दिल नहीं पत्थर था। वो शायद उसे डराता था कि किसी को बताया तो वो उसे मार डालेगा। इसलिए वो मर्दों के करीब आने से डरती थी। मुझसे कहने लगी, तुम तो ऐसा नहीं करोगे ना मेरे साथ? मुझे वो बिल्कुल मासूम लग रही थी। उसकी मासूमियत और कम दिमाग की वजह से उसे इस्तेमाल किया गया था, और यही बात तो मुझे डॉक्टर ने उस दिन बताई थी। मैंने बड़े प्यार से उससे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मेरी बात सुनकर भूमिका खुश हो गई। अब वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरती थी। अचानक ही बच्चों की तरह खुश हो जाती और मेरे गले लग जाती थी। कभी मेरे हाथ चूमने लगती। जब मैं उसे खूब सारे खिलौने ला कर देता तो वो बेतहाशा खुश होती। एक बार मैं ज़मीन पर सोने लगा तो मुझसे कहने लगी, तुम मेरे साथ बेड पर सो जाओ, तुम मेरे साथ दोस्त हो, अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता। मैं उसके साथ बेड पर लेट गया, लेकिन अगले ही पल वो मेरे हाथ पर सिर रखकर मेरे करीब हो गई। मेरा दिल एकदम से ज़ोर से धड़का था। और फिर वो मेरे सीने पर हाथ रखकर मुझसे कहने लगी, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे छोड़ना मत। मुझे मेरी भाभियाँ बहुत मारती हैं, मम्मी भी डराती हैं, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। ये कहते हुए वो आंसू बहा रही थी। वो कहने लगी, तुम्हारी मम्मी भी मुझे प्यार नहीं करती। वो मुझसे कह रही थी कि तुम मुझे छोड़ दोगे, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे मत छोड़ना। अगर मैं अपने घर वापस चली गई तो फिर वो मेरे पास आएगा। वो मेरे साथ लगी रोते हुए सिसक रही थी, विनती कर रही थी, लेकिन मैं चुप था। उसे एक तसल्ली का शब्द भी नहीं कह पाया था। वो रोते रोते सो चुकी थी। मैंने उसे खुद से पीछे किया और उठकर ज़मीन पर लेट गया, लेकिन पूरी रात इसी बारे में सोचता रहा। बहुत मुश्किल होता है एक ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारना। मेरी सारी ज़िंदगी का सवाल था। अब उसके पापा बिल्कुल ठीक हो चुके थे। मुझे मेरी माँ कह चुकी थी कि जल्द से जल्द इस लड़की का किस्सा ख़त्म करो। एक मर्द होने के नाते मेरे अंदर भी वही जज्बात थे कि मैं क्यों ऐसी लड़की को अपनाऊं जो दिमागी तौर पर मेरी बातों को समझने के काबिल ही नहीं हो, और फिर किसी दूसरे मर्द की हवस का निशाना भी बन चुकी हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये दोनों बातें ऐसी थी जिसमें भूमिका को कोई दोष नहीं था। कितनी ही औरतें ऐसे मर्द को अपनाकर ज़िंदगी गुजार लेती हैं जो दिमागी तौर पर नॉर्मल नहीं होते, और कितने ही मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी के होते हुए बाहर औरतों से चक्कर चलाते हैं और अपनी हदों को पार कर जाते हैं। हालांकि उन मर्दों की पत्नियों को पता होता है कि हमारे पति बाहर रहते हैं और किसी और के साथ रातें रंगीन करते हैं, लेकिन फिर भी वो औरतें अपना घर बनाने के लिए ऐसे मर्दों को अपना लेती हैं। और फिर भूमिका तो निर्दोष थी। जो कुछ भी उसके साथ हुआ था ज़बरदस्ती किया गया था। तो फिर हम मर्द ऐसा हौसला क्यों नहीं रख सकते? मैंने फैसला कर लिया। मैंने अपनी माँ से कह दिया कि मैं भूमिका को तलाक नहीं दूंगा। ये मेरी ज़िंदगी है और मैं इस भूमिका के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझे गुस्से से घूरने लगी। कहने लगी, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो? क्या पता बच्चे भी इसके जैसे ही अब नॉर्मल पैदा हों। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे अपने भगवान पर विश्वास था कि जब मैं अपने जज्बातों की कुर्बानी देकर एक ऐसी लड़की को अपना रहा हूँ तो मेरा भगवान मुझे और आजमाइश नहीं देगा। इस बार मैंने ऑफिस से वापस आते हुए
भूमिका के लिए खूबसूरत सी साड़ी ली थी, चूड़ियाँ, ज्वेलरी सब कुछ उसे दिया था। वो बहुत खुश हुई थी और सब कुछ पहनकर मेरे सामने आई थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज उसके चेहरे पर मुझे देखकर कोई डर नहीं था, इसलिए मैंने भूमिका को अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को चूम लिया। वो शर्मा कर मेरे सीने में अपना मुँह छुपा गई थी। मेरी मोहब्बत और तवज्जो का नतीजा ये था कि भूमिका की हालत अब धीरे-धीरे सुधरने लगी थी। मैंने उसका इलाज एक अच्छे डॉक्टर से शुरू करवाया था। वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी थी, मेरे बहुत से काम भी कर देती और जब मेरे घर मेरा पहला बेटा हुआ तो मेरे दिल में मेरी माँ की कही हुई बातें घूमने लगी कि कहीं तुम्हारी औलाद भी अब एबनॉर्मल पैदा ना हो। लेकिन जैसे-जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, मैं भगवान का धन्यवाद करता था क्योंकि मेरा बेटा बिल्कुल नॉर्मल था। माँ बनने के बाद भूमिका की हालत में सुधार आया था। धीरे-धीरे वो मैच्योर होने लगी थी। शायद ये मेरे प्यार और भगवान की कृपा थी।